उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रितेश में। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछूंगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। और पीडीएफ के लिए गाइज हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी विद रितेश। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, डाइजेशन इज मेनली द फ्लोइंग टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। पाचन मुख्यतः निम्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। आपको बताना है कि जो डाइजेशन है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। ऑप्शन है ऑक्सीकरण, अपचयन, जल अपघटन, उदासीनीकरण। याद रखें ये क्वेश्चन जो है पैरामेडिकल 2015 में आ चुका है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए पाचन जो है डाइजेशन वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। वेरी गुड, यदि आप लोग ऑप्शन सी दे रहे हैं आंसर, देन आप लोग सही हैं, है ना। तो डाइजेशन जो है जल अपघटन वाली अभिक्रिया होती है। अब देखो होता क्या है, देखो उदाहरण के लिए हमारे शरीर में भोजन का डाइजेशन जो है अनेक अपघटन अभिक्रियाओं यानी अनेक डिकम्पोजिशन रिएक्शन से जुड़ा होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये जितने भी हैं ये सब हमारे भोजन के प्रमुख घटक होते हैं, यानी प्रमुख कंपोनेंट होते हैं, जो कि सरल पदार्थ बनाने के लिए ये क्या होते हैं, ये टूट जाते हैं। समझ में आया। देखो जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, वसा है, प्रोटीन है, ये सब हमारे भोजन के यानी हमारे फूड के जो हैं प्रमुख कंपोनेंट होते हैं, जो कि सरल पदार्थ बनाने के लिए टूट जाते हैं और ये आगे चलकर क्या होता है, फिर अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, और बड़ी मात्रा में जो है एनर्जी को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, और इससे हमारा शरीर जो है एक्टिव रहता है। तो समझ में आया। तो आपको इतना याद रखना है कि जो पाचन है ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, तो ये जल अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडियो वेव्स फॉर ह्यूमन इज इन हर्ट्ज। मानव के लिए श्रव्य तरंगों की आवृत्ति हर्ट्ज में होती है। तो आपको बताना है मनुष्य के लिए जो ध्वनि की श्रव्य श्रेणी है वो क्या होती है। तो 5 से 1000 हर्ट्ज के बीच में, 1000 से 10,000 हर्ट्ज के बीच में, या 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, या 100 से 1,00,000 हर्ट्ज के बीच में। तो देखो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जितने भी, अच्छा पहले आंसर करो फिर मैं बताता हूँ इसके बारे में। तो बताओ मनुष्य के लिए जो श्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है यानी जो ऑडिबल रेंज की जो फ्रीक्वेंसी होती है हर्ट्ज में, वो क्या होती है। वेरी गुड, तो ऑप्शन सी होगा, यानी 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हम जितने भी मनुष्य हैं यानी ह्यूमन हैं वो इस ध्वनि को सुन सकते हैं। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे 3 तरह की तरंग होती है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहला होता है श्रव्य तरंग, ठीक है, जिसको ऑडिबल रेंज कहते हैं। दूसरा होता है अवश्रव्य तरंग, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझते रहना। और तीसरा होता है प्राश्रव्य तरंग, इसको क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। ठीक है, अब देखो श्रव्य तरंग की जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। ठीक है, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो है इसकी आवृत्ति होती है। अवश्रव्य तरंग की यानी इंफ्रासोनिक वेव की इसकी आवृत्ति क्या होती है, तो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति। ठीक है, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति। और ये जो प्राश्रव्य तरंग है इसकी जो आवृत्ति है इसकी क्या होती है, तो इसकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति। तो ये तीनों आपको याद रखना है क्योंकि एक एग्जाम में आपके पूछ चुका है। अधिक की आवृत्ति लिख लेना। ठीक है, तो श्रव्य तरंग यानी जिसको ऑडिबल रेंज कहते हैं, इसकी जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। अवश्रव्य तरंग जिसको हम लोग इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं, इसकी जो रेंज होता है
वो होता है 20 हर्ट्ज से नीचे वाली आवृत्तियों की आवाज़, ठीक है। और नेक्स्ट है प्राश्रव्य तरंग, जिसको अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। इसकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति होती है। अब एक प्रश्न पूछ लेता है, चमगादड़ यानी बैट्स वो किस तरह की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, बताओ तो। चमगादड़ यानी जितने भी चमगादड़ हैं वो किस प्रकार की ध्वनि को पैदा करते हैं, यानी जितने भी बैट्स हैं वो किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं जी। हाँ, तो ये कौन सी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ये प्राश्रव्य तरंगे वाली ध्वनि जो है उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। समझ में आया। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन इज इमिटेड इन स्पाइडर्स इन द फॉर्म ऑफ, यानी जो नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है मकड़ियों में वो किसके रूप में होता है, बताइए। यूरिक अम्ल के रूप में होता है, ग्वानिन, यूरिया, NH3। जल्दी से आंसर कीजिएगा प्यारे बच्चों। यानी मकड़ियों में जो नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है वो किस रूप में होता है, वो किस फॉर्म में होता है, बताइए। वेरी गुड। यदि आप लोगों ने ऑप्शन ए आंसर दिया है देन आप लोग सही हैं। तो मकड़ियों में जो नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है वो यूरिक अम्ल के फॉर्म में होता है, ठीक है, याद रखना है, पैरामेडिकल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लानेट इज कॉल्ड रेड प्लानेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, अरुण ग्रह, पृथ्वी। बताइए किस ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं जी। वेरी गुड। तो ऑप्शन ए जो है सही है, जिन बच्चों का ऑप्शन ए आंसर है वो सही है ना। तो लाल ग्रह को जो है, हाँ, लाल ग्रह कहते हैं। किस ग्रह को कहते हैं, तो मंगल ग्रह को कहते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं, आखिर क्या रीज़न है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं, यानी मंगल ग्रह जो है वो लाल ग्रह क्यों है, लाल इसका रंग जो है लाल क्यों है, क्यों है, तो क्यों है जी, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, ठीक है। तो ये याद रखना है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो है काफ़ी अधिक है, इसी के कारण जो है मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि ये जो मंगल ग्रह है इसके 2 उपग्रह कौन कौन से हैं, यानी इसके 2 सैटेलाइट्स के बारे में आपसे पूछा जाए कि 2 उपग्रह कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, याद रखना है आपको। पहला है फोबोस, दूसरा है डीमोस, ठीक है। तो आपको याद रखना है मंगल ग्रह के ये 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, डीमोस है ये, ठीक है। हाँ, अब देखिए बात कर लेते हैं हम लोग शुक्र ग्रह के बारे में। तो इसको भोर का तारा कहा जाता है। देखिए इसके कितने सारे नाम है, भोर का तारा हो गया, सांझ का तारा हो गया, है ना, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसी को कहा जाता है ना, पृथ्वी की जुड़वा बहन। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, यही है ना। अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो कौन है, वीनस, वीनस है हमारा, यानी शुक्र ग्रह है, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं हम लोग अरुण ग्रह के बारे में, ठीक है। तो आपको याद रखना है अरुण, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरेनस भी कहते हैं, इस ग्रह का यूरेनस नाम भी है इंग्लिश में, और यह सूर्य से 7वां ग्रह है, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं पृथ्वी के बारे में। तो नीला ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है, तो पृथ्वी को ही जाना जाता है। समझ में आया। अगर आपसे पूछे कि नीला ग्रह से किस ग्रह को जाना जाता है, तो पृथ्वी को जाना जाता है। और अगर पूछा जाए कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार पृथ्वी का क्रम क्या है, बताइए तो। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार पृथ्वी का क्रम क्या है, पृथ्वी का क्रम क्या है जी, क्रम, यानी पृथ्वी कितने नंबर पे है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार पृथ्वी का जो क्रम है, नंबर है, वो कौन सा है, तो तीसरा है। समझ में आया, तीसरा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो देखिए, हाँ तीसरा है। तो देखिए पहले नंबर पे कौन है, यानी सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार पहले नंबर पे कौन है, तो बुध है, जिसे हम लोग सबसे सूर्य का नज़दीकी ग्रह भी कहते हैं। सूर्य का नज़दीकी ग्रह कौन सा है, बुध है। उसके बाद कौन सा है, शुक्र है। उसके बाद जो है पृथ्वी है, ठीक है। तो आपको याद रखना है
कि भाई सूर्य, देखो सूर्य हो गया, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार पृथ्वी का क्रम क्या है, तो मान लीजिए 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी है। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द अर्थ्स कोर, यानी यह तत्व पृथ्वी के क्रोड में उपस्थित है। बताना है कौन सा एलिमेंट जो है पृथ्वी की क्रोड में उपस्थित है। ऑप्शन है सिलिकॉन, एल्युमिनियम, निकेल, मैग्नीशियम। जल्दी से आंसर कीजिएगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा, कौन सा एलिमेंट पृथ्वी के क्रोड में उपस्थित है। शाबाश, वेरी गुड। तो कौन सा तत्व है जी? निकिल है ना, निकिल, जो कि हमारे पृथ्वी के क्रोड में उपस्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच लॉन्गिट्यूड ऑफ 15 डिग्री देयर इज ए डिफरेंस इन टाइम। प्रत्येक देशांतर रेखा की 15 डिग्री के लिए समय में अंतर हो जाता है। समय में कितना अंतर हो जाता है? 30 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 60 मिनट। जल्दी से आंसर कीजिएगा। ये भी आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है 2016 का क्वेश्चन है। पैरामेडिकल 2016 में ये प्रश्न पूछ चुका है, तो आप लोग बताइए जल्दी से। वेरी गुड, क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन डी यानी 60 मिनट होगा। ठीक है, तो प्रत्येक देशांतर रेखा की 15 डिग्री के लिए जो समय में अंतर हो जाता है वो कितना होता है? 60 मिनट का अंतर हो जाता है। अब देखो एक प्रश्न और पूछ लेता है कि भाई एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय का अंतराल होता है, बताइए तो। एक देशांतर से दूसरे देशांतर, है ना, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच का जो समय अंतराल है, टाइम डिफरेंस है, वो कितना हो जाता है? के बीच कितना समय का अंतर होता है? बताओ कितना समय का अंतर होता है जी, जल्दी से बताना है। यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का कितना समय का अंतर हो जाता है? तो ये होता है 4 मिनट का। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अब एक प्रश्न और पूछ लेता है कि भाई पृथ्वी जो है 1 घंटे में कितनी देशांतर घूम लेती है? बता सकते हो आप लोग? पृथ्वी यानी अर्थ, पृथ्वी 1 घंटे में कितनी देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितनी देशांतर घूम लेती है जी? हाँ वेरी गुड, कितनी देशांतर घूम लेती है ये? तो 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री। समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू पब्लिश ए बुक, यानी पुस्तक छापने वाला कौन सा प्रथम देश था? बताना है आपको। स्वीडन, इंग्लैंड, चीन, भारत। तो जल्दी से आंसर दीजिए। यदि आप लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा तो फिर से एक सॉन्ग मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो जल्दी से बताइए। हाँ, लेकिन 80% बच्चों का सही होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, तभी मैं आपके सामने फिर से सॉन्ग गाऊंगा। वेरी गुड, शाबाश। तो ऑप्शन सी, यानी जिन भी बच्चों ने आंसर दिए हैं वो सही है ना। तो देखो, पुस्तक छापने वाला प्रथम देश कौन था? चीन था। या फिर आपसे पूछे मुद्रा छापने वाला प्रथम देश कौन था? तो भी चीन ही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा चलो एक गाना सुना देता हूँ। मुझे नींद आती नहीं है, अकेले ख्वाबों में आया करो, नहीं चल सकूँगा तुम्हारे बिना मैं, मेरा तुम सहारा बनो। रूह से जाने वाले आशिक बात जिस्मों की करते नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
चलिए क्वेश्चन है वेयर डिड द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स फर्स्ट टेक प्लेस, यानी आधुनिक ओलंपिक खेल जो है सर्वप्रथम कहाँ हुआ, बताइए। चलिए बहुत अच्छी बात है ना। एंजॉय के साथ साथ जो है पढ़ाई करना है, आप लोग को पढ़ाई पे भी फोकस करना है। बताइएगा जल्दी से, आधुनिक ओलंपिक खेल जो है सर्वप्रथम कहाँ हुए थे? फ्रांस, जापान, ग्रीस, जर्मनी। जल्दी से आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, शाबाश। तो यदि आप लोग आंसर ऑप्शन सी दे रहे हैं देन आप लोग सही हैं। तो कहाँ हुआ था? ग्रीस में हुआ था। तो देखो सबसे पहले जो प्रथम ओलंपिक खेल हुआ था वो 1896 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यूनान की राजधानी ग्रीस में। ठीक है, यूनान की राजधानी थी ग्रीस में, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है वेयर इज द लार्जेस्ट टेम्पल, यानी सबसे बड़ा मंदिर जो है कहाँ है? कंबोडिया, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया। जल्दी से आंसर कीजिएगा प्यारे बच्चों, सभी का सही होना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और ये 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 10th में भी आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस को पढ़े हैं। तो बताइए, तो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? वेरी गुड, कहाँ है जी? तो ऑप्शन है यानी कंबोडिया में, है ना। और उस मंदिर का नाम क्या है? अंकोर वाट, है ना। तो पूछा जा सकता है कि अंकोर वाट का जो है मंदिर ये कहाँ पे है? तो ये कंबोडिया में है और ये सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट है जो कि कंबोडिया में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ कनाडा, यानी कनाडा का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या है? बताइए। शेर, गुलाब, ईगल, पेपर लीफ। जल्दी से बताइए, कनाडा का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या है? जल्दी से। वेरी गुड, शाबाश। तो यदि आप लोग आंसर ऑप्शन डी दे रहे हैं मैपल लीफ, देन आप लोग सही हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क दे देता हूं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या होता है? आपको क्लास ओवर हो जाने के बाद बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ओके, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट।